वो जब यहाँ आते हैं ये लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, कंटेनर लगा देते हैं। वो तुम्हारा पाकिस्तान है, ठेकेदार हो तुम पाकिस्तान के। खान साहब की दाढ़ी बढ़ गई है, आपकी दाढ़ी से मेरा ख्याल ज्यादा बड़ी हो गई। जितनी बड़ी दाढ़ी हो गई उतनी बड़ी दहशत उसकी हो जाए। बिल्कुल ऐसे है। नवंबर में इमरान खान बाहर हो, आपको लगता है जितना ये रोकेंगे उतनी जोर से वो आए। बुशरा बीबी की रिहाई डील है, इंसाफ है या कोई दबाव का नतीजा थी? बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे यकीनन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मायर्स हमें नजर आ रही है। 26वीं तरमीम जो है ना, बेसिकली ये तरमीम नहीं है, ये एक आईनी हमाकत है। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल एजेंडा विद दुरानी देखने का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अवाम की अदालत है। अवाम की अदालत ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया है। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उस अवामी फैसले को शायद ख़त्म करना चाहती है या उसको रोकना चाहती है। क्या हुकूमत उस फैसले को रोकने में कामयाब हो पाएगी? और उस 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार किस तरफ है? मोहम्मद अली दुरानी साहब मौलाना फजलुर रहमान के बहुत पुराने दोस्त भी हैं और उनकी सियासी मामलात में और उनकी मुशावरत में शामिल भी रहे हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, ये आपका मशवरा तो नहीं था मौलाना साहब को वोट डालने का? वोट तो मौलाना ने डाला है, वो अपनी उनकी शुरा है, पूरी मजलिस है, उसमें फैसला करके बना। लेकिन उन फैसलों से पहले आपकी मुलाकात, आप KPK में भी गए, मुलाकातें भी हुई। वैसे मैं मतलब देखें 26वीं तरमीम जो है ना, बेसिकली अब तो हम हाइंड साइड पे बैठे हुए हो चुकी हुई है, ठीक है ना। अगर उस तरमीम को जब हम देखते हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तरमीम नहीं है, ये एक आईनी हमाकत है। अच्छा, ठीक है। वो कैसे? आईनी हमाकत इसलिए है कि ये चल नहीं सकती। नहीं तो इतनी बड़ी ऐसी आईनी हमाकत है जिसके 4 पहिए हैं, 2 आगे जा रहे हैं, 2 पीछे जा रहे हैं, मतलब साथ में नहीं चल रहे। साथ में नहीं चल, उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब डिग्गी पीछे जा रही है, इंजन आगे जा। ये ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन निकाल के एक तरफ रख दिया गया है, गाड़ी दूसरी तरफ है। ऐसा जिस्म है जिसका खून निकाल के एक तरफ रख दिया गया है, हड्डियां और बोटियां जो है वो दूसरी तरफ रख दी गई हैं। ये आईनी तरमीम जो है ये हुकूमत का ताबूत तो बन सकती है, लेकिन ये मुल्क को चलाने का जरिया नहीं बन सकती। अच्छा, इसलिए मैं इस आईनी तरमीम को एक हमाकत समझता हूँ। इसको पेश करना भी हमाकत था, ठीक है, और मेरे ख्याल में तो इसको वोट देना भी वैसा ही अमल है जैसा पेश करने वाला अमल है। नहीं, बिल्कुल ऐसे। ये हाइंड साइड पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। जब अच्छा, वो आ चुका है, उसको देखने के बाद मेरी ये राय बनी है और मैं अपनी राय बनाने के लिए। अच्छा, इसमें फिर एक सवाल ये है कि सर मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा कि अगर मैं इसमें वोट ना डालता तो 11 लोग और भी वोट डाल देते जो इनकी जमात के होते, तहरीक इंसाफ के या किसी और पार्टी से होते, और फिर वो मुसवदा पास होता जिसमें 56 के करीब इन्होंने तरामीम की वो जो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था वो था। मौलाना साहब ने वोट डालने के बहाने वो 22 पे लेके आए और फिर उसके ऊपर वोटिंग करवा दी। अब उसमें जो सारी बातें हैं ये मैं सुन चुका हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको ना आईनी तरमीम का हक है, ठीक है, और ना इसको हुकूमत साजी का हक है, ना इस पार्लियामेंट ना मुकम्मल को आइन में किसी तरमीम का हक है। इसलिए ना ये तरमीम है, ये एक तहरीफ है, ठीक है, ये एक गैर आईनी इकदाम है जो इस हुकूमत ने उठाया है। अब अगर हुकूमत खौफ के ज़रिए 54 नहीं तो 26 के खौफ के ज़रिए जो है वो इस तरमीम को करवा ले, सारा आईन ही बदल दे, मैं तो समझता हूँ कि इन्हें चाहिए, मियाँ साहब और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि एक आईनी तरमीम आए पाकिस्तान की जिसके बाद जो है भुट्टो ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान और नवाज़ ख़ानदान हमेशा के लिए हुक्मरान डिक्लेयर हो जाए और समझें कि इसके लिए 2/3 सारी जिंदगी की अक्सरियत उन्हें मिल चुकी है, तो तरमीम कर दें। मियाँ साहब यही तरमीम 1996 में करना चाह रहे थे, 7 में। तो लिहाजा ये तरमीमें जो इस किस्म की होती हैं, इन्हें तारीख जो है वो तरमीम नहीं मानती, तहरीफ मानती है। ये जो है ये एक मतलब सर वोट डाले इन्होंने, आप कह रहे हैं, मैं तो 224 वोट 25 उन्होंने उधर से निकाले, ना तहरीक इंसाफ का इसमें कोई वोट था।
सेनेट के वोट भी उन्होंने डाले, तहरीक इंसाफ का भी उसमें कोई वोट नहीं था। यार मैं आप मतलब मैं अंग्रेजी में तो नहीं बात कर रहा, उर्दू में कर रहा हूँ। वो ये है कि सबको समझ आ रही होगी, क्योंकि बात ये है कि ये 47 के पार्लियामेंट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनको अख्तियार ही नहीं है, उनके पास इस्तेहकाक ही नहीं है, उनके पास कंप्लीट नहीं है, एक सूबे की उसके अंदर प्रेजेंस नहीं है। इंतखाबी निशान के बगैर जो है ये इलेक्शंस कराए गए हैं। इन सब चीजों के बावजूद मखसूस नशिस्तों वाला फैसला पेंडिंग है, बगैर मतलब जो डिस्टॉर्शन हुई है इलेक्शन में वो सारों के सामने है। फॉर्म 45 और 47 के वोट आपस में नहीं मिल रहे। इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 6 का हकदार है। तो ऐसी सूरत में बनी हुई हुकूमत जो है वो तड़ी लगा रही है कि जी अगर आप वोट नहीं देंगे तो हम जो है वो चोरी के वोटों से पास करा लेंगे। उन्हें कहें कि लोटों की बोरी उठाएं और अपने सर पे रखें ताकि अवाम तुम्हारे सर पे ये लोटे तोड़े। ये सुनने में आ रहा है कि कुछ 27वीं तरमीम भी आ रही है, आपके पास कोई है इस तरह के? मेरा तो ख्याल है कि अब इसके बारे में तो खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना जी, कि अभी जो है 27वीं तरमीम तो दूर की बात है, 26वीं तरमीम जो है उसकी पूरी तरह समझ नहीं। वो कहते हैं मौत तो जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, और ये मैं समझता हूँ कि ये 26वीं तरमीम हुकूमत को बहुत ही महंगी पड़ेगी। अच्छा, वो कैसे? अभी नजर नहीं आ रहा कि चल नहीं सकती, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है। फैसला नहीं हो पा रहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आईनी बेंच का सरबराह होगा। आप कानूनी आईनी हर कोई तो जज ना बने ना, जजों का फैसला आपका नहीं है, वो तो वो कर लेंगे क्या बनेगा क्या नहीं। अच्छा, जो तरमीम है, तरमीम खुद बोल रही है कि जी उसके अंदर कोई चीज तय नहीं हुई। उसके अंदर नहीं पता कि आईनी बेंच कैसे बनेगा उसके। भाई ये एक निज़ाम के तहत बना हुआ सुप्रीम कोर्ट है, सही है, जो एक ज़ाब्ते के तहत चल रहा है अब तक। उसके ज़ाब्ते को अगर आपने बदलना है तो फिर कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन होनी चाहिए। ये नाअहल इनकॉम्पिटेंट लोगों की बनाई हुई एक, जिसे कहते हैं कि टोटली हमाकत पे मबनी तरमीम थी। सही है, ये एक हमाकत थी। इसका मतलब था कि चीफ जस्टिस को किसी तरह जो जिनसे डर था, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो ना कहीं आ जाएं, कहीं वो केस ना लगा दें, ट्रिब्यूनल ना बन जाए। ये सारा कुछ जो किया गया था ये इसलिए किया गया था कि इस हुकूमत की जो इलिजिटिमेट एग्जिस्टेंस है वो उसकी ठीक करने की आईनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, ठीक है, अदालतों पे थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो अवाम के बुनियादी हकूक गस्ब किए गए हैं इस गासिब हुकूमत की तरफ से, वो भी अदालतों ने दिलवाया। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ वो भी इसी कोर्ट के, वो भी इसी कोर्ट में जाना था। अब ये है कि उन्होंने कहा ना होगा बांस ना बजेगी बांस, लिहाजा इस कोर्ट को ही डिमोलिश कर दो। ये उन्हें नहीं पता था कि अगर ये कोर्ट खुदा ना खास्ता डिमोलिश होगा तो वो खुद भी डिमोलिश हो जाएगी। तो अब कोर्ट तो रहेगा, ये डिमोलिश हो जाएगा। तो अब 27वीं तरमीम के वाले से आप देखते हैं कि मुतफिका होनी चाहिए इसको बैठ के दोबारा से। मेरा ये ख्याल है कि ये तरमीम जो है ये एक ना इस कोर्ट को इसका हक है, ठीक है ना, इस पार्लियामेंट को हक है इसको करने का। इसलिए हुकूमत को अब हया करनी चाहिए, उनके अपने ही बंदे के मुताबिक शर्म करनी चाहिए, और इस जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है इसको विड्रॉ करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी मेरा नहीं ख्याल कि इसको सरवाइव करवा सकता है, विड्रॉ करनी चाहिए। और 27वीं तरमीम के बजाय इन्हें अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए फॉर्म 45 की हुकूमत की तकमील की तरफ जाना चाहिए। सर, कल इमरान खान ने साफियों से मुलाकात की और उसमें गुफ्तगू भी की। उन्होंने भी कहा कि 27वीं तरमीम में जिन लोगों ने वोट दिया वो सही नहीं किया। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये तो ये जो तरमीम थी ये एक हमाकत थी, और इसको वोट देना भी हमाकत था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़ा शोर मचा हुआ डील का, बुशरा बीबी की रिहाई डील है, इंसाफ है, या कोई दबाव का नतीजा थी? देखें, बुशरा बीबी की जो रिहाई है, जैसे आपने फरमाया, ये 3 ही है, या ये डील हो सकती थी, या ये बिल्कुल इंसाफ हो सकता था, या कोई दबाव हो सकता था। मैं तो समझता हूँ कि ये होना, ये ना होना ना इंसाफी थी, रिहाई होना इंसाफ है, ठीक है, बुनियादी तौर पे। दूसरा, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो
बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे यकीनन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें नज़र आ रही है। अच्छा, वो किनके दरमियान? अच्छा जी, वो ये है कि इस वक्त जो अख्तियार है, मैं हुकूमत नहीं कहता, जिनके पास इख्तियार, इज्तिमाई अख्तियार, हुकूमत और सब इदारे मिलकर, वो जो है वो इस वक्त मुल्क में अवाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान और अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान बढ़ती हुई हीट को कम करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होती हैं, वो अगर कोई भी पार्टी डील के लिए तैयार ना हो, जैसे मुल्कों के दरमियान जब बातचीत होती है ना, तो मुल्कों ने अपने मफाद के अगेंस्ट डील तो नहीं करनी होती। जी बिल्कुल, जैसे खान साहब कहते हैं मैंने नहीं डील करनी, तो डील नहीं करनी होती, तो फिर CBMs आते हैं, और CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और वो आते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी से, मतलब वो लोग जो विजिबल नहीं होते वो उस सारी चीज के लिए होमवर्क करते हैं। दोस्त हो सकते हैं, दोस्त ममालिक हो सकते हैं, अंदर बैठे हुए लोग हो सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि ये भी आप कह सकते हैं इधर से निकले नया केस में डाल के फिर जो कुछ ये कर रहे थे वो नहीं हुआ, तो इससे ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और इसके ऊपर हुकूमत का परेशान बेचैन होना, दूसरी तरफ वो भी परेशान है। अच्छा जी, हुकूमत का बेचैन और परेशान होना ये बात की तरफ इशारा करता है। ख्वाजा साहब ने वैसे कहा इसके ऊपर, क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि कोई डील का नतीजा लग रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी को। हाँ, तो डील तो नहीं है, मैंने तो कह दिया डील कहाँ है, बताएं किस चीज पे डील हुई है। अगर हुई है तो उन्होंने की होगी, उस डील की टर्म्स एंड कंडीशंस तो फिर ये उसमें नहीं बैठे हुए ना, तो डील नहीं, डील नहीं है ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो इसको डील बनाना चाहते हैं, ये डील कंफ्यूज करना चाहते हैं, वो डील बनाना चाहते हैं, ये डील नहीं है। इट्स ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के दोनों जो मतलब अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक टकराव की कैफियत है उसका टेम्परेचर कम किया जाए, सही है, ताकि हालात नॉर्मलाइज हों और भी ऐसे इक़दामात उठाए जाएं। अब जब ये इक़दामात उठेंगे, हुकूमत मजीद धमाकते करेगी। ठीक है, कभी वो कैदी भाग जाएंगे और कभी कैदी छूट जाएंगे और कभी कोई और हमाकत हो जाएगी, कभी पुलिस जाके किसी के घर पे हमला कर देगी। इस किस्म की हमाकतें हुकूमत से पूरी मुतवक्के हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अब जो डायरेक्शन बनेगी वो CBMs की ही बनेगी। और जब मैंने इलेक्शन से पहले मफाहमत की बात शुरू की थी, तो मैंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमें इस वक्त ज़रूरत है, इसका मतलब ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए टेम्परेचर को डाउन लाएं। तो मुझे लगता है कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी ख्वाहिश भी थी, आपने उस टाइम आके कहा भी तमाम सियासी जमातों को, रहनुमाओं को कि बैठें इस पे बात करें, और अब हालात भी थोड़े से उस तरफ जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये मुस्बत चीज़ है, ये कोई बेहतरी लेके आ सकती है आने वाले दिनों में? मैं तो समझता हूँ कि जी अगर ऐसा कोई भी कदम उठाएंगे जिसके नतीजे में टकराव कम होगा तो वो बेहतरी लाएगा। लेकिन बेहतरी का जो इस वक्त बुनियाद है वो एक ही है, फॉर्म 45। उसके ऊपर हुकूमत को वापस खड़ा किया जाए या दोबारा से, क्योंकि उसके नतीजे में जितने लोग असम्बली में हुकूमत के आएंगे वो भी पाक हो जाएंगे और असम्बली भी पाक हो जाए। अच्छा, वैसे आपकी बात से याद है मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा फिर इलेक्शन की बात की है कि जी दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के अलावा देखें, ये बात तो आपको पता है, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, आपके साथ हूँ, कि इस असम्बली का 45 पे आना, उसके बाद उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का होना जो पाक साफ असम्बली करे। ये नापाक असम्बली है, पाक साफ असम्बली करेगी, तो उस पाक असम्बली की जो अमेंडमेंट्स होंगी, और वो होनी भी कोशिश यही होनी चाहिए, PTI भी अगर हो, कोई भी हो, कि उन्हें यूनानिमसली किया जाए, और वो करने के बाद अबूरी हुकूमत का ख़त्म होना, कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात का इकट्ठा और एक ही मुद्दत के लिए होना, NFC अवार्ड को ठीक करना, और 18वीं तरमीम की जो नाजायज़ चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करना, ये सब काम उसके अंदर होने चाहिए। सर, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के बाद ये तासुर पाया जाता है कि जैसे वो पार्टी की सरबराही करेंगी, कोई मीटिंग्स कॉल करेंगी। फिर दूसरी तरफ ये भी सुनने को आ रहा है कि अलीमा खान साहिब और वो बहनें, उनको भी रिहाई मिली, तो ये है कि जी वो भी लीड करेंगी। डू यू थिंक सो दैट के ये वो आखिरी हमला है PTI के ऊपर, अच्छा, जो हुक्मरानों की तरफ से होगा और हो रहा है, और इनके जो हामी हैं वो ये करते रहेंगे। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि कम से कम
भागते चोर की लंगोटी हाथ आ जाए। हाँ, हमारे बराबर तो नहीं आगे खड़े हो रहे, तो किसी तरह अवाम तो हमारे साथ नहीं आ रहे, तो अवाम को हम इनके साथ भी ना छोड़ें। ठीक है। उसके लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, उसके लिए उन्होंने पीटीआई के अंदर अपने पूरे जासूस छोड़े हुए हैं, उनके दानिश्वर जो हैं दानिश्वरी फैला रहे हैं, और उनके चाबी वाले गुड्डे जो हैं वो हर जगह पे घूमते फिर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जी कुछ कहेंगे जी पीटीआई को बचाना है तो फैमिली को ले आओ, कोई कहेगा जी पीटीआई को चलाना है तो फैमिली को ले आओ, कुछ कहो जी फैमिली तो आएगी ही आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आनी होती तो फिर इमरान खान के बाद आ जाती। ठीक है ना जी, इमरान खान से ये हमाकत हम नहीं तवक्को करेंगे कि वो जो है वो अपनी एक जमहूरी पार्टी को इन मतलब 55 साला लुटेरों की पार्टियों के बराबर ला के खड़ा कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ना मुझे कोई बहन नजर आ रही है और ना बेगम नजर आ रही है, मुझे तो वही लोग नजर आ रहे हैं जो पार्टी लेकर। बट अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आते सर, बाहर किसी को रह के पार्टी को चलाना है, उसको स्टेबल करना है, सस्टेन करवाना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए रेडी करना है, तो वो कौन करेगा, किसको करना चाहिए? पहली बात तो ये क्यों नहीं आते, कौन सा केस है जो उन्हें बाहर आने से रोकता है? अच्छा, इसका मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि पार्टियां जो होती हैं, जिंदगी तो किसी के पास भी हतमी नहीं है, तो पार्टियों ने तो चलना होता है, पार्टियां चलती इस पार्टी का रुए रवां इमरान खान है। तो रुए रवां तो हर पार्टी का कोई ना कोई खान और कोई मियाँ और कोई वो लेगेसी उन्होंने तैयार कर ली। खान ने ऐसा कुछ खान की लेगेसी जो होती है, जो पॉलिटिकल लेगेसीज होती हैं, वो पॉलिटिकल टीम की मर्जी से बनती है, लीडर के इशारे से नहीं बनती। ठीक है, अपनी कॉम्पिटेंस पे बनती है, लीडर की आशीर्वाद से सिर्फ नहीं बनती। तो इसको लेट इट बी अ पॉलिटिकल प्रोसेस। सही है सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी हमने देखा जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए, उनके आने के बाद नवाज शरीफ मुल्क वापस आए। चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए तो उनके रिटायर्ड होते ही नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क से वापस चले गए, लंदन गए। लंदन से वो अमेरिका जा रहे थे तो एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मियाँ साहब आप तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने गए थे, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल करना कोई ज़रूरी था। तो कुछ दोस्त बैठे गुफ्तगू कर रहे थे तो फरमा रहे थे कि मियाँ साहब फाख्ताएँ उड़ाने आए थे तो मियाँ साहब के तोते उड़ा दिए गए और अब मियाँ साहब वापस चले गए। मियाँ साहब गए हैं किसी मार दाड़ पे है सर? कोई हुकूमत, इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में। देखिए, मियाँ साहब की जब आए थे तो वो यकीनन वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। ठीक है ना जी, मैं खाकसार पहला आदमी था जिसने कहा था कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ठीक है ना जी, और वो कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी, मरूजी हालात का जायज़ा था और कोई वो भी नहीं थी, कोई कशफ भी नहीं था, बल्कि बिल्कुल नज़र आने वाली हकीकतें थी। और वो मुझे लग रहा था कि उस वक़्त SIFC का इनिशिएशन हो चुकी थी। ठीक है, मुल्की इदारे जो हैं वो मईशत के बारे में कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, और उसके कंसर्न थी उनकी, और वही लेके चले। तो मेरा ये ख्याल था कि ख़जाने की कुंजी किसी भी सूरत में मियाँ साहब की हुकूमत को या उनकी फैमिली को नहीं दी जाएगी, या उनकी फैमिली को नहीं दी जाएगी। और अगर वो नहीं देनी तो फिर मियाँ साहब को वजारत उस्मा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने उस वक़्त ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये हुआ कि जब एक और हकीकत थी कि अमेरिका जाने से पहले, मैं इस तरफ इशारा ज़रूर करना चाहूँगा कि वो इमरान खान का जो एक इकदाम था जिसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हुआ था। ठीक है, शहबाज साहब की जब अबूरी हुकूमत आई तो उन्होंने उस नाराज़गी की वजह को जानने की कोशिश की, ख़त्म कर दिया। जानने की क्या होता है, फिर सोल्यूशन निकाला, उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है ना जी, तो जो वजह थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो काफ़ी लंबी अरसे के लिए वो वजह ख़त्म हो गई है, तो इसलिए अब उनकी यूटिलिटी भी आउटलिव कर गई है। एट द सेम टाइम वो डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, आवाम की लेजिटिमेसी भी नहीं ले सके। तमाम तर सपोर्ट के बावजूद आवाम के वोट को ना दबा सके, ना ख़रीद सके, ना झुका सके, ना उसको अपने ताबे कर सके। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो है उन्हें चाहिए कि वो आवाम की राय के आगे सरेंडर कर दें, क्योंकि तमाम दोस्त ममालिक, चाइना, सऊदी अरेबिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, बरतानिया, अमेरिका, सब ये मुतालबा कर रहे हैं। इवन कनाडा सब तमाम के जी आप बिल्कुल ऐसे जो है मुल्क के अंदर
पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन लाएं ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो सके, सरवाइव हो सके। बिल्कुल ऐसी है सर। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए उन्हें अब ये करना पड़ेगा। अमेरिका वो किस लिए गए हैं? उनको फेयर तो नहीं सर एक इसमें? मुझे तो लगता है कि अमेरिका उनके जाने की वजह वो शरारती बच्चे हैं जो लंदन में फिर रहे हैं। अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि सर हो सकता है गलत मफरूज़ा भी हो कि ट्रंप हो सकता है जीत जाए, 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में, और दोनों को लगता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बन जाए और अमेरिका भी और सऊदी अरबी। नहीं तो आप देखें ना, ट्रंप जीत गया तो 8 को ट्रंप जीता हुआ था यार, अवाम को भी क्रेडिट दे दिया करो, सारा ट्रंप को ही देना है। सर अवाम का प्रेशर है तो वो इस मजबूर तो हुए हैं कि ट्रंप किथों आ गया? मतलब ये है कि ट्रंप का आना ये अस्यूम किया जा सकता है कि उसकी वजह से फेवरेबल होगा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान की तरफ एक फेवरेबल सीन बन सकता है। और पाकिस्तानी जो वहाँ वोटर हैं वो चिड़े बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे पीटीआई वाले हैं वो भी अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो होगा। लेकिन देखें जो क्रेडिट है वो किसी ट्रंप को या किसी उसको नहीं जाता। वो कौन सी है लेडी जो है आपकी जो इलेक्शन लड़ रही है अमेरिकन, सर कैमला हैरिस को या ट्रंप को नहीं जाता, वो इन गरीबों को जाता है जिन्होंने खड़े होकर अपने वोट की हिफाजत भी की। अच्छा, और वोट दिया। आप कहते थे वैसे 2024 के जो इंतखाबात हुए थे कि अवाम ने नवाज शरीफ और जरदारी इनको खूंटे पर टांग दिया है। इससे पहले सर अवाम ने कभी नहीं ये किया यार। ये अब आपने ऐसा टेक्निकल सवाल कर दिया है कि इसके बारे में मैं पूरी हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ पिछले 54 साल से। सर प्लीज, मैं तो पूरे 54 साल से पाकिस्तान के अंदर जो है इन 2 खानदानों की हुक्मरानी चली है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर कभी कोई मार्शल लॉ आया है, ज़िया का मार्शल लॉ आया कुछ अरसे के लिए, उसके बाद जब हाइब्रिड आ गया, फिर इसी तरह मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ के उस अरसे के दरमियान तो बंदूक ने अपनी ताकत के ऊपर अपनी हुकूमत बना ली, ठीक है ना। लेकिन अब दिलचस्प आप सुने, 71 का इलेक्शन भुट्टो साहब ने जीता तो उन्होंने याह्या खान की बंदूक दिखा के अपनी हुकूमत बनाई। अच्छा, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के डरो इस बंदूक से, और भुट्टो साहब की हुकूमत बनी। फिर भुट्टो साहब गए, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आ गया, वो तो अपने जोर पे आया। उसके बाद जब मियां साहब आए तो मियां साहब ज़ियाउल हक की बंदूक दिखाकर इक़्तिदार में आए। उसके बाद आप ये देख लें, ज़ियाउल हक के जाने के बाद 88 से लेके 99 तक जितनी भी हुकूमतें नून की और पीपल्स पार्टी की आई, ये सब की सब जो थी 8वीं ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम के साए में, ठीक है, और ज़ियाउल हक के बनाए हुए हाइब्रिड निज़ाम के तहत आई, ठीक है। सब बंदूक दिखा के आई थी, सबको पता होता था कि जी अब ये आना है और अब ये आना। उसके बाद आप 99 में आ जाए, मुशर्रफ साहब आए, वो अपनी हिक पे आए, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बंदूक दिखा के काफ की हमारी हुकूमत बनवा दी। उसके बाद आप 2008 में आ जाए, 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत जो है वो कियानी साहब के जोर पे आई, सबको इस चीज़ का पता है। उसके बाद जनाब 2013 की हुकूमत जो मियाँ साहब की आई, वो कियानी साहब को चक्कर दे के मियाँ साहब आए, ठीक है ना जी। उसके बाद 2018 की जो हुकूमत आई, वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो आई, वो भी बाजवा साहब का जोर दिखा के आई, ठीक है। अब आ जाएं आप 2024, ये 8 फरवरी 2024 जो है, ये वो तब्दीली का दिन है जिस दिन बंदूक तो न्यूट्रल हो चुकी हुई थी, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है, जो पुलिस थी, डंडा था, हुक्मरानी थी, ताकत थी, जिसने कि हर किस्म की अदालत को से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, पुलिस से लेके, तमाम जोर के बावजूद अवाम ने कहा हम तुम्हें नहीं मानता, हमारा वोट जो है साडा हक ऐथे रख। उन्होंने कहा जी हम अपना वोट अपने मोबाइल से ढूंढ के अपनी मर्जी से देंगे। और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में वो इनकलाब आ गया जो अब बंदूकों का मरहून मिन्नत नहीं रहा, वो अवाम की ताकत पे आने वाला इनकलाब है। अब हुकूमतों को अवाम की मर्जी से बनना होगा,
और इंशाल्लाह बने। तो बंदूक के जोर से डरेंगे भी नहीं, बंदूक के देखो जी, कभी पुलिस की बंदूक आ जाती थी, कभी पुलिस का डंडा आ जाता था, कभी इंतजामिया का डंडा आ जाता था, कभी फौज खुद आ जाती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये सारे इदवार, और इसमें जो सबसे बड़ी साइंस थी वो इन दो खानदानों की थी जिन्होंने 71 से लेके 2024 तक अपने आप को, पाकिस्तान को लूट के खसूट के, पाकिस्तान को उजाड़ के, अवाम को गरीब करके, मतलब पूरी की पूरी मईशत की तबाही निकाल। क्या हुआ आईपीपीज ने? मैंने आईपीपीज लगाई हैं? नहीं सर। ये तमाम चीजें जो हैं ये करके इन्होंने मुल्क के अवाम की खून तक चूस लिया। अब अवाम जो है वो इन्हें अपना खून चूसने की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही देनी चाहिए। और अगर ये फिर भी इसरार करेंगे तो फिर इस मुल्क में इनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी, बल्कि लंदन और अमेरिका में भी नहीं रहेगी। अच्छा जना। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने अभी इतने सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है इसमें, अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज, और फिर आखिर में हमने देखा है एक टाइम इमरान खान ने भी हुकूमत की कुछ अर्सा। आपको इन सारी पीछे वाली हुकूमतों और इमरान खान की हुकूमत और इसके इक़्तिदार में कुछ फ़र्क नज़र आया था? देखिए जी, अभी तक जितनी भी हुकूमतें थीं, ठीक है ना जी, मेरी उनके बारे में एक राय है कि ये हुकूमतें जो थी ये चूँकि अवाम की हकीकी मानों में मुंतखब हुकूमतें नहीं थी, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमतें थी। खा इमरान साहब लास्ट हुकूमत भी, लास्ट सब कॉम्प्रोमाइज, वो पता है सबको, पीटीआई वालों को पता है, इमरान खान साहब को पता है। उन्होंने खुद कहा है कि फलां असेंबली चलाता था फलां, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। और इवन दो अभी जो इस टाइम फॉर्म 47 पे भी खड़ी है हुकूमत, दिस इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये तो टोटली डीमोरलाइज्ड है, इमोरल हुकूमत है, ये अनइलेक्टेड, ये चोरी की हुकूमत है। ठीक है ना? मतलब ये है कि ये तो चोरों की चोरी हुकूमत है, तो इसलिए इसको तो उससे भी ना मिलाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं वो अवाम की ज़ोर से आई हुई हुकूमतें नहीं थी, वो हुक्मरानी के ज़ोर से आई हुई हुकूमतें थी, वो इलेक्शन कमीशन के ज़ोर पे आई हुई हुकूमतें थी, वो बंदूक के ज़ोर पे आई हुई हुकूमतें थी। अब जो है हुकूमत जो है वो अवाम की हुकूमत होनी चाहिए, जो कि पुलिस और ख़ानदानी आमरीतों के ख़िलाफ़ बगावत होगी, और जब ये हुकूमत आएगी तो ये डिलीवर करेगी, वरना अवाम उछाल के फेंक देंगे, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। सर ये अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने पिछले दिनों, कल की बात है, फिर कह दिया कि जी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो हर कुछ 10-15 दिनों के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, अवाम को मोबिलाइज करने की बात करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो स्टेट के साथ टक्कर लेना चाहते हैं। अवाम शायद इससे मुतनफ़र नहीं हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए, खुश असलूबी से मामला यार इस्लामाबाद में मैं कुछ तकरीबन हर हफ्ते बाद जाता हूँ। ठीक है, आप भी जाते हो? जी सर। भाई पाकिस्तान है, जहाँ वो मर्जी जाए, तो किसी का क्या हक है कि किसी के आने को इशू बनाए, जाने को इशू बनाए। ये कहते हैं जी कि ये तो जी जब आते हैं तो उससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई हुकूमत ये डरे हुए, वो जैसे वो नहीं, मतलब डरे हुए पिजन्स, ये कबूतर नहीं होते डरे हुए, वो बिल्ली आ गई भागो। वो यार क्या हो गया, उनका भी मुल्क है, तुम्हारा भी मुल्क है। मैं तो जब ये इन्होंने ये खंदकें खोदी थी ना मोटरवे के ऊपर, मोटरवे बनाने वालों ने, और आंसू गैस अमी, तो मैं उससे अगले दिन चला गया था KPK असेंबली में। ठीक है। और मैं आज यहाँ बैठ के पूरे मुल्क की जो अपोजिशन की क़यादत है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अली अमीन को तो आने दे इस्लामाबाद, जहाँ वो जाना चाहे, कराची जाए, लाहौर जाए, ये सब मिलके पेशावर जाए। अच्छा, वो क्यों? भाई जाके यकजहती का इजहार करें। किससे? ये वहां के अवाम से। वो जब यहाँ आते हैं ये लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, कंटेनर लगा देते हैं। वो तुम्हारा पाकिस्तान है, ठेकेदार हो तुम पाकिस्तान के। अगर पंजाब में फॉर्म 47 की हुकूमत बना ही ली है तो उसके बाद तुम पंजाब के अंदर किसी को घुसने नहीं दोगे, और अपनी बनाई हुई मोटरवे के अंदर खुद जो है खंदके खोद दोगे और आंसू गैस के गोले मारोगे उन लोगों को, शहरियों को, पाकिस्तान के। जो क्या आपने कभी उबारों पे लाइन खींचेंगे और कभी आप अटक पे खींचेंगे, कभी लसबेला पे खींचेंगे? नहीं, ये मुल्क है, सबका मुल्क है। जो जहां चाहे जहां जाके जलसा करे, जहां जायदाद खरीदे, जहां जाके बिजनेस करे, सबके राइट्स हैं।
तो ये इनका कोई एक नहीं है। मैं तो अब जितनी हमारी सिंध की क़यादत है, पंजाब की क़यादत है, तमाम सियासी जमातों को मैं कहूँगा कि आप लोग चलें और पेशावर जाएं, असम्बली में जाके ऐलान करें कि ये असम्बली भी हमारी है। कोई बात है? इन्होंने मतलब ये असल में ये डरे हुए खानदानों की जो हुक्मरानी होती है, तो अपनी जात के गिर्द जो है, ये वो लोग हैं जो अपने घर के दरवाजे बंद करके समझते हैं कि हम ताउन से बच जाएंगे। वो गली में पुराने जमाने में ताउन फैलता था ना शहरों में, तो बेवकूफ लोग समझते थे कि हम दरवाजे बंद कर लेंगे तो हम महफूज हो जाएंगे। वो बिल्ली आती तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उस समय चली गई। तो ये जो है गैस के गोले मार के और रबड़ की गोलियां मार के ये समझते हैं कि जी इससे हम पाकिस्तान को फतह कर लिया हमने। तो ये एक बिल्कुल इनकी बेहुदा सी और एक गैर जमहूरी और गैर आईनी अप्रोच है टूवर्ड्स। सही है सर। आखिरी सवाल, ये अभी इमरान खान साहब की अहलिया की रिहाई हो गई है, उनकी बहनों की हो गई है, तो कहते हैं कि जी जल्दी इमरान खान साहब भी आवाम में आ जाएंगे। अभी उनकी जमात ये कह रही है, बड़े वो मुतमईन है, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि जी नवंबर में इमरान खान बाहर होंगे। आपको लगता है ये होने वाला है, जल्दी हो रहा है? देखिए मेरा तो हमेशा से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आपके साथ भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि देखें, इमरान खान साहब को और सियासी लोगों को कैद में रखना इस हुकूमत की वो हमाकत है जो ये अपने खिलाफ कर रहे हैं। इसके नतीजे में इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो मज़ीद पॉपुलर हुए हैं और ये हुकूमत जो है मज़ीद अनपॉपुलर हुई है। इसलिए उन्होंने बाहर तो आना है। ठीक है जी, क्या आप किसी को जो है किसी केस के अंदर जो है कितने अरसे तक आप रोक सकते हैं? सही है। तो इसलिए वो तो उन्होंने आना है और आएंगे, जितना ये रोकेंगे उतनी जोर से वो आएंगे। सर अभी आप कह रहे हैं कि जी उनको रोकने से इनको नुकसान होगा, मजीद पॉपुलर भी हो गए, गवर्नमेंट अनपॉपुलर होगी। इमरान खान साहब के बारे में सर अभी कहा जा रहा है, पिछले दिनों रिपोर्टर्स भी मिले और उनके लोग भी, खान साहब की दाढ़ी बढ़ गई है। आपकी दाढ़ी से मेरा ख्याल ज़्यादा बड़ी हो गई है दुरानी साहब। वो मैं पिछली दफ़ा जब वो इन पे पाबंदी लगी तो उसके बाद ये गए मिलने के लिए दोस्तों, उन्होंने कहा कि खान साहब की दाढ़ी जो है बड़ी हुई थी। तो मैं वैसे ही कह रहा था, मैंने कहा डरो उस वक्त से जब खान दाढ़ी के साथ आ रहा होगा है, तो उस वक्त जो है मतलब हुक्मरानों को जितनी बड़ी दाढ़ी हो गई उतनी बड़ी दहशत उसकी हो जाएगी और उतनी बड़ी जो है उसकी वो आ जाएगी, उसके मजीद उसके अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगी। खैर ये एक ज़ाती मामला होता है किसी भी फर्द का। तो मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरान जो है स्टाइल बन जाता है वैसे सर। खान साहब जितनी भी खान साहब को जेल में रख रहे हैं, खान साहब की वैल्यू एडिशन हो रही है और डरे उस वक्त से अगर दाढ़ी की वैल्यू एडिशन हो गई तो सर आपको हर यंगस्टर सड़क पे आपको नजर आएगा दाढ़ी के साथ। फिर जो है वो मतलब एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेगा जो कि बहरहाल ये उनका एक ज़ाती मामला है, मैं इसमें कोई सजेस्टिव नहीं होना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरानों को इमरान खान साहब को जेल में रखने का अब तक भी नुकसान था और अब ये नुकसान जो है बढ़ता जाएगा क्योंकि उसके एसेट्स दिन ब दिन पब्लिक में भी बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू। दुरानी साहब के मुताबिक इमरान खान साहब की इस पॉलिटिकल जो डिटेंशन है उसके बाद उनके एसेट्स पब्लिक में बढ़ते जा रहे हैं, पब्लिक का ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, इमरान खान की तरफ हो रहा है। और दुरानी साहब की जो एक और सियासी जो उन्होंने एक रिवायत के तौर पे चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये होनी चाहिए कि तमाम सियासी जमातें पेशावर जाएं और ये ऐलान करें कि ये असम्बली भी उनकी है और ऐसा ही है, ये अवाम की असम्बली है, ये अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं, किसी और अफ़गानिस्तान, भारत या किसी और मुल्क के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।